चलिए पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन कौन दिए थे? गुलबर्ग एंड वेज। देखिए कोई नहीं कुछ बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कौन दिए थे? गुलबर्ग एंड वेज। क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो आगे। है ना, जैसे ये रिएक्शन है ए प्लस बी बी, दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कल बताए थे, वही बात लिख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ठीक है, ये जनरल बात है। पिछले दिन देखो तुम लोग लिखा है शायद, ऐसा ऐसे लिख के छोड़ दिए होंगे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखा है ऐसा, के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर बी। क्या? वेयर के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है यहां तक? यही पढ़े होंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, है ना, गिवन बाय गुलबर्ग एंड बेज। इसी को अप्लाई करके लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज का हेडिंग होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बना दीजिए हेडिंग, है ना। पिछले दिन था लॉ ऑफ मास एक्शन और आज है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सुनिएगा, ए प्लस बी बी, सी सी प्लस डी डी। इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है बाबू। एक का नाम फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे का नाम बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं बोलोगे तो रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन है। एक ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है। इधर से देखें तो सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहा है। ठीक है, तो एक बार रिएक्टेंट ये है और ये प्रोडक्ट। दूसरी बार में देखें तो रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये। ऐसा है या नहीं है? तब बताओ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हम लोग लिखें के इंटू ए का पावर ए और बी का पावर बी। क्या गलती लिखे? यहां जो रेट कांस्टेंट लिखे हो यहां पर भी जोड़ देना के एफ। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर क्या लिखें? तो के एफ की जगह के बी लिख देते हैं। और रिएक्टेंट अब ये हो गया है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो क्या लिख दें? सी टू दी पावर स्मॉल सी डी टू दी पावर स्मॉल डी। क्या लिख दिया जाए?
वेयर केबी बराबर केबी इज रेट कांस्टेंट ऑफ कौन रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, पहले लिखो, इसके बाद बात करेंगे फिर। समझो, यहीं रहो, क्लास में ही रहो, खो नहीं जाना है। क्या जी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। ए का मतलब है, ऐसा लिखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है पूरा, CON C पावर N। कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए। बी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन। सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, और डी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डी। लिखे? अब इसमें इक्विलिब्रियम हम लोग ऐड करेंगे। अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन था। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने का दर, स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितना जल्दी रिएक्शन हो रहा है ना, कितना जल्दी रिएक्शन हो रहा है, कितना देर में रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द रेट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये जो बैलेंसिंग फैक्टर लिखा रहता है ना, उसी को पावर में डाल देना। ठीक है, समझ गए? एट इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो हम लोग अब लिखने वाले हैं उसी को, कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन केफ ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिखेंगे, के बी सी टू द पावर स्मॉल सी और डी टू द पावर स्मॉल डी, लिखेंगे ना। अभी तो लाए थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर ये और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये, और दोनों इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, बराबर। जरा देखते रहना, के एफ बाई के बी लिख देते हैं, बराबर
के एफ बाई के बी लिख देते हैं बराबर सी टू द पावर स्मॉल सी, डी टू द पावर स्मॉल डी, ए टू द पावर स्मॉल ए, बी टू द पावर, यही चीज लिखा हुआ है। अब देखो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और ये रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट डेवलप करेगा यहाँ पे, और इस नए कांस्टेंट को हम कहेंगे आज से के सी। अरे इस नए कांस्टेंट को कहेंगे के सी, और के सी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी का नया नाम है आपके डिक्शनरी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी the ratio of rate constant of forward reaction to that of rate constant of backward reaction is called as Kc, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, सुनिएगा पहले तब लिखिएगा। अरे समझ में आया सबको ना? कुछ किएगा, इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का, तो जो लाए थे वही बराबर लिख दिए। अब के बाई के भी कर दिए, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करिएगा तो नए कांस्टेंट आएगा, मतलब कांस्टेंट एगो वैल्यू है 50 और इसको 20 से आप डिवाइड करिएगा तो जो आएगा वो कांस्टेंट ही होगा ना कि बदलेगा। तो कांस्टेंट करके डरना नहीं है कि एक नया कांस्टेंट जन्म दे दिया ही अड़ाई। ठीक है, इसी को हम लोग कह देंगे कि इस रिएक्शन का ये क्या निकल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 50 है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 10 है या 20 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जिसका दूसरा डिफिनीशन है बाबू यहां पर है, पहले सुन लो डिफिनीशन तब फिर लिखना। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का गुना है किस चीज का, तो प्रोडक्ट का, और इधर में कंसंट्रेशन का गुना है किस चीज का, रिएक्टेंट का, और सब पर पावर रेज्ड है इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसी को स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो दो डिफिनीशन केसी का बनता है, और इसी डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बोला लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? तो लॉ लिख देते हैं, दो दो स्टेटमेंट जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन to that of rate constant of backward reaction called as equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है ना, ये भूलने लायक शब्द नहीं है, ये आपको ना वो सब दिन याद रखने वाला शब्द है। इस केसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका बहुत सारा सैंबल होता है, के सी आएगा, फिर के पी आएगा, फिर के आई आएगा, फिर के ए आएगा, फिर के बी आएगा, फिर के एस पी आएगा, फिर के आई एन आएगा, बहुत सारे कांस्टेंट आएगा, लेकिन सबका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, अलग अलग जगह पे। तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो यार, पटना में रह पढ़ने के लिए सोचना है कि छुट्टी के लिए सोचना है, बड़ी गुस्सा में रहता है कैसन मास्टर साहब छुट्टी नहीं दे रहा है। बुध गए कुछ हो जाए,
सोचता है थोड़ा घर पे रहे, रैंडमनेस बढ़ाएंगे, इंट्रोपी बढ़ेगा और क्या। हाँ, एक महीना दिवाली दशहरा छठ, एक महीना अब होली। ये चेंजेस हम लोग लाते हैं। इस बार हम लोग फोकस करते हैं कि फरवरी में 10 मार्च तक के 11th का सिलेबस भी हो जाए, कुछ ऐसा करते हैं। एक्चुअली तुम लोग को समझ में शुरुआत में कम आता है ना, इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ता है, समझे ना। इसलिए तुम लोग के साथ रिस्क लेना बहुत खराब हो जाएगा 11th में। लेकिन अब सरकार का ऐसा है तो कुछ करेंगे, कोशिश करते हैं। तुम्हारा बात पे एकदम तमतमाया हुआ चेहरा दिखता है। सब बंद हो गया है, आप ही एगो खोल ले। उसका देखो बंद हुआ है, पूछो कुमार साहब का, उसका चल रहा है ना। देखो तुम थोड़ा सा हिम्मत लो उससे। लिख रहा है बाबू, लिख दिया। तुमको ही नहीं सुनना चाहिए, तुमको ये सोचना चाहिए कि यही सर से पढ़ के हमारे घर के आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा, यही सब्जेक्ट पर पढ़ा के। तो हम ही ना पढ़ाए, और हम जो हैं कुछ ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे। बाकी मस्ती तो हम लोग चलिए करवे करते हैं, उधर जाके करेंगे मस्ती। सब लोग गांव चल जाएगा, हम लोग मेरीन ड्राइव पे चलेंगे। हाँ, मस्ती करना तो यहाँ थोड़े जगह का कमी है। गाँवों में क्या है, ऊपर के पेड़ चाहे पीपर के पेड़। अब इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। हाँ, इसको लिखेंगे, मतलब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रुको रुको, कंसंट्रेशन ऑफ, रुको करके देते हैं, दिखा देंगे। प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर raised equal to a stoichiometric coefficient called as equilibrium constant, है ना, कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो क्या लिखे हैं, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, टू दैट ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर रेज्ड इक्वल टू अ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख लो एक मिनट, ए बाबू एक देख लो एक बार। N2 प्लस 3H2 एक रिएक्शन है 2NH3। देखो कितना आसान है, यहीं से पकड़ लोगे आसान, कितना आसान है। Kc लिखना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कौन है, NH3। NH3 ऊपर लिख देंगे ऐसे, ये कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे कंसंट्रेशन ऑफ N2 लिखेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखेंगे। अब कहा है कि सब पर पावर रेज्ड होना चाहिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। तो अमोनिया पे पावर रेज्ड होगा कितना के बराबर, 2।
हाइड्रोजन पे पावर रेज होगा कितना के बराबर, 3। और नाइट्रोजन का पावर तो है ही नहीं, यहाँ 1 है, तो 1 पावर में देखना कोई जरूरी नहीं है ना। यही इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब यदि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी अमोनिया का कंसंट्रेशन लिखा हुआ होगा, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा, पुट कर देंगे, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। मतलब वो निकल जाएगा कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे था तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या था, है ना। यही बात मेजर कराता है केसी का वैल्यू। और भी लिखेंगे ढेर सारे एग्जांपल, पीछे करें, थोड़ा जगह देके आगे लिखो ना रे। वन लाइन मोशन पे काम करता है, वन डायमेंशन में, मतलब वो छूट गया तो ये कैसे लिख दें, 2 लाइन छोड़ के लिख देते, फिर अभी लिख रहा है सब फिर पीछे कर देंगे। हमेशा जो है ना पढ़ाई 3 डायमेंशन में सोचने के लिए ही होता है। और हम तो कहते रहते हैं ये ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज है। लिख दो अब, लिख दो। आ गया है, सब छुट्टी दे दिया तो आप क्या पढ़ा रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है समझने में, किसी रिएक्शन का केसी कैसे लिखा जाता है, यही तो है यहाँ पे बात। और भी एग्जांपल्स देंगे। यही था ना वो ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, डी डी नहीं है इस। 12th में भी याद रखे पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा। जहां जहां रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, है ना। और जहां पर ये लिंक होगा चैप्टर्स में तो वहां पर बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलना होगा और आपको समझना होगा कि सर बोले क्या या किताब में लिखा हुआ क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है तो लिखा क्या है, पीछे करना है। लो तो इसमें देखना क्या है, उसी के लिए तो बनवाए थे, देखिए हम लोग सब काम करते रहते हैं। वो जितना जितना वो डाला वो गया है वो आप ही के चार्जिंग पॉइंट के लिए है। इमरजेंसी में क्या कर सकता है सब। अब वाईफाई लगाया गया था पढ़ने के लिए, तो थोड़ा कि खेसारी भाई साहब का गाना खोज के दे डाउनलोड कर लीजिए। हमको नहीं पता था, पिछले दिन हमने सब बता दिया है हाँ हम ही को सब बताया है, कहते पता नहीं। लिख दिए, जागिए जागिए सोइए नहीं, लिख दिए, हुआ। अब देखो दो डिफिनीशन जो पढ़ा है, डिफिनीशन ऑफ क्या लिखे, ऐसे नहीं कि ऊपर में सर हेडिंग बनाए थे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम,
और नीचे कहीं लॉ के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख दीजिए डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। known as definition of equilibrium constant known as law of chemical equilibrium। बिहार बोर्ड में 12th में उड़ के ही सवाल पहुंचा है एक आध बार, राइट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उस काइनेटिक्स चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस करना होता है इसको, है ना। तो अचानक से जंप कर जाता है, तो आसान सवाल पूछा है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखिए, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अलग से कुछ है नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफिनीशन ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका यूनिट पढ़ना होता है कि केसी का यूनिट क्या होगा। पढ़े यूनिट ऑफ केसी, सुनिए केसी इज इक्वल टू, पहले देख लीजिएगा, सी टू दी पावर स्मॉल सी जनरल वाला फॉर्म जो है, डी टू दी पावर स्मॉल डी, ए टू दी पावर स्मॉल ए, बी टू दी पावर स्मॉल बी। हाँ ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा कहे सर एबीसीडी लिखे तो था क्या एबीसीडी, तो जैसे मैथ में एक्स वाई जेड माना करते हैं वैसे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मान लिया हुआ है ए बी सी डी, बस और कुछ नहीं है ना, बाकी रिएक्शन तो लिखते ही है। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, पहले से जानते हैं आप, कंसंट्रेशन कहते हैं एक्चुअली में बाबू मोलरिटी को, मोल कॉन्सेप्ट में था ये बात, मोलरिटी, और जिसका मतलब होता है मोल पर लीटर और कुछ नहीं, कितना मोल कोई सॉल्यूट या रिएक्टेंट 1 लीटर में है सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन मोलरिटी कहेंगे मोल पर लीटर, लीटर -1 लिखेंगे, यही इतना काम ना। तो अब केसी का यूनिट लिख रहे हैं, सी का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, पावर तो रहेगा सी, मोल पर लीटर, पावर तो रहेगा डी, बाई मोल पर लीटर, पावर रहेगा ए, अब मोल पर लीटर पावर रहेगा बी, ठीक है। अब केसी का यूनिट, केसी का यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पावर सी प्लस डी बाई मोल पर लीटर पावर ए प्लस बी, ठीक है। सी प्लस डी आखिर था क्या, जरा पीछे घूम के देखते हैं, सी प्लस डी क्या था, तो सी ये था और डी ये था, क्या ये 1 मोल है मान लो, ये 2 मोल है, तो सब मिला के 2 1 3 मोल प्रोडक्ट, इधर 2 मोल है इधर 2 मोल है, 2 2 4 मोल रिएक्टेंट। तो सी प्लस डी करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट, और ए प्लस बी करना है टोटल नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट, ठीक है। तो सी प्लस डी और ए प्लस बी को अब लिखेंगे, सी प्लस डी बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ रिएक्टेंट, और ए प्लस बी, इसको एनपी लिख दे रहे हैं बाबू, और ए प्लस बी को क्या समझेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिख देंगे बताओ, एन आर, अच्छा प्रोडक्ट लिखना था, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, सी और डी प्रोडक्ट में था,
एनपी और एनआर। अब बताओ केसी का यूनिट क्या लिख दें? मोल पर लीटर। ऊपर में हो जाएगा एनपी और नीचे हो जाएगा मोल पर लीटर एन आर। देख रहा है सब? अब बताओ केसी का यूनिट फिर से एक बार क्या लिख दें? केसी का यूनिट क्या लिख दें बताओ? केसी का यूनिट लिख दें मोल पर लीटर एनपी माइनस एनआर। ठीक है, एनपी माइनस एनआर इज इक्वल टू क्या? क्या बोल सकते हैं? चेंज इन नंबर ऑफ मोल। चेंज इन नंबर ऑफ मोल। सैंपल दे दीजिए एक ठो। डेल्टा एन, डेल्टा एन, डेल्टा एन। अब जरा बताइए, अब जरा बताइए केसी का यूनिट क्या लिख दें? मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। ऐसा यूनिट बहुत कम देखे होंगे आप, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। ये केसी का यूनिट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर डेल्टा एन। और डेल्टा एन कहां से निकलेगा? डेल्टा एन कहां से निकलेगा वो देखना पड़ेगा। रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कितना है, रिएक्टेंट का कितना है, दोनों में से घटा देना पड़ेगा, तब जाकर के यूनिट। मतलब हर अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग यूनिट होगा केसी का। एक ही यूनिट केसी का सब जगह नहीं लगेगा। जैसे स्पीड का मीटर पर सेकंड तो सब जगह मीटर पर सेकंड। यहाँ पर केसी का यूनिट अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे होगा अलग अलग करके बताते हैं। लिख दीजिए, लिख दीजिए सर। ऐसे ही खुश रहिए और खुश रहने का साधन जिंदगी भर का कीजिए। जानते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न का एक ही फॉर्मूला है, और वो है शिक्षा। यदि पढ़ते हैं तो इतना कम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम रिटर्न किसी चीज में नहीं मिलता है। कह रहा है ससुराल जाकर के ऑटो पिसवा देंगे, तो क्या भीड़ गया है इसीलिए।
शांति से समझ में आ जाएगा। समझना था यहाँ पर सिर्फ एनपी और एनआर क्या है, डेल्टा एन कैसे निकलेगा। ठीक है, बढ़ जाए। बढ़े बाबू। अब देखो, केस वन, केस यूनिट निकालने का ही केस। शर्माता भी है, लिखो ना रे जल्दी। बोले सर ऐसे कैसे, उसके लिए रोक देते हैं सबको। तो कुछ ऐसे बच्चा रहता है ना जिसको छोड़ दिया तो लिखने छोड़ देगा कि बात, ज्यादा लिखे भी नहीं करेंगे, इसलिए सोचते हैं कि वो भी लिखे, इसलिए से करते। तो केस वन देखिएगा, हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं, रिएक्शन दर रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन का यूनिट केसी का अलग अलग होता है, तो वो देखना है। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। अरे ठीक बोलो ना, यहां नहीं है तो क्या है, एक, यहां नहीं कुछ तो क्या है, एक। NP टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बराबर 2, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, डेल्टा एन, NP माइनस NR, 2 माइनस 1 बराबर कितना, 1। तो यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी मोल पर लीटर पावर 1, तो बताओ क्या यूनिट आएगा, बताओ, मोल पर लीटर। ठीक है, जरा देखते रहना। केस 2, N2 प्लस 3H2, बहुत ही आसान है, पहुंच मेडिकल के एग्जामिनेशन पेपरों में दिख जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन, या यूनिट लिख करके कौन सा रिएक्शन। NP बताओ कितना, तुम लोग बताओ, 2, NP 2, दिख रहा है सबको। NR कितना, 1 जोड़ 3 बराबर 4, डेल्टा एन, NP माइनस NR कितना, 4 माइनस 2, अच्छा 2 माइनस 4, ये सब दिखना ना। NP माइनस NR, 2 माइनस 4 बराबर -2, यूनिट ऑफ केसी मोल पर लीटर, पावर में क्या लिखना था, डेल्टा एन, देखो क्या लिख रहे हैं, मोल पर लीटर, पावर में डेल्टा एन -2, पावर में -2, तो यूनिट ऑफ केसी इस रिएक्शन का क्या आया, मोल -2 लीटर स्क्वायर।
आया कि नहीं? -2 -1 में गुना होगा क्या? अब देखो इसको लिखने का तरीका है क्वेश्चन में, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अभी देख करके इतना उल्टा लगता है कि ये तो मोल पर लीटर होता है, ये तो लीटर पर मोल दे, ये तो उल्टा दे दिया, ये होबे नहीं करेगा कभी, लेकिन है, यही तो है ना? ऐसे नहीं होता है, दिमाग क्या बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होता, वो फिक्स्ड हो गया आपका कि ना ऐसे ही होना है। लोग कहता है अरे बाबू ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है, आपका दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है, भाई ऐसे नहीं होता है। तो उसे पढ़ल लिखल आदमी हो, थोड़ा सोचो, तो क्या सोचो, यही कि ऐसे नहीं हुआ तो वैसे भी हो सकता था, वैसे भी हो सकता था। इसी के लिए कहता है पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। छूट गया क्या? छूट गया तो लिखो ना तब। कहीं दिक्कत है समझने में तो बताओ। अब सवाल ये पूछेंगे, दिमाग में ये चलाओ कि क्या केसी कभी यूनिट लेस भी हो सकता है क्या? केसी कभी यूनिट लेस भी हो सकता है क्या? यूनिट तो है, लेकिन यूनिट लेसो हो सकता है क्या? कब? हाँ, जब डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो केसी का कोई यूनिट ही नहीं होगा। तो ये सवाल भी पूछा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केसी इज यूनिट लेस। कितना आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आसान है। सिर्फ करना है इसमें कि देख लेना है डेल्टा एन जीरो कहाँ पे है। ठीक है, केस 2 हो गया, एक केस 3 लेना है। लिखो, बदल ही देते हैं। क्या चल रहा है? इसका मतलब है कि ब्रेन एक्टिव है। तो यही पूरा का पूरा यदि इधर लगा दिया जाए तो कितना समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में है ना। पढ़ते हुए यदि दूसरा काम हो सकता है, इसका मतलब है ब्रेन तो एक्टिव है। बढ़े बढ़े। केस 3, तीसरा नंबर केस जो है ना बाबू, वो ये है कि H2 + I2 इज इक्वल टू 2Hi। जरा देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितना? 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बताओ कितना? 1 और 1, यही ना, बराबर 2। डेल्टा एन बताओ कितना आया? 2 - 2 बराबर कितना? 0। यूनिट ऑफ केसी क्या होगा इस केस में?
मोल पर लीटर होता है, पावर डेल्टा एन लगता है, डेल्टा एन 0, तो मोल पर लीटर पावर 0, दैट इज कॉल्ड यूनिट लेस, दैट इज कॉल्ड यूनिट लेस। तो केसी का यूनिट भी होता है, केसी यूनिट लेस भी होता है, मोल पर लीटर भी यूनिट होता है, लीटर पर मोल भी हो सकता है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर भी हो सकता है, यानी केसी का यूनिट कुछ भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यानी यूनिट ऑफ केसी डिपेंड करता है। केस 3 के बाद केस 4, देखो स्पेशल केस बताएंगे, है ना। केस 4, NH4HH अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, ये सॉलिड होता है, ये सल्फर यस सॉलिड, ये टूट जाता है अमोनिया NH3 जो गैस होता है, और साथ में H2S जो भी गैस होता है, ठीक है। ऐसे लिख के दिया है, इधर में गैस ही था सब, इसलिए जरूरी नहीं था लिखना। तो सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट तुमको यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि 1, लेकिन सॉलिड के कंसंट्रेशन को केसी के यूनिट में शामिल नहीं किया जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन केसी में शामिल, केसी के एक्सप्रेशन में ही शामिल नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ गैस और एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 मान लिया जाता है। केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड और प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड जो संभव नहीं, जनरली एक्वस सॉल्यूशन ही होता है, जैसे जो पानी पीते हो उसको प्योर लिक्विड थोड़े कहोगे, वो सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, सब मिला हुआ है ना, तो वो सॉल्यूशन है। प्योर पानी आता है डिब्बा बंद डिस्टिल वाटर के नाम से, जो इंजेक्शन में पड़ता है, नहीं सूखा वाला पाउडर आता है, उसमें सुइया पड़ता है, पानी वाला सुइया पहले पड़ता है, फिर वो घुलता है, वो वाला पानी प्योर है, ठीक है, उसमें आयंस नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड के कंसंट्रेशन को हम लोगों को क्या कर जाना है, यहाँ पे इग्नोर कर जाना है, वो इग्नोर कर जाना है। सॉलिड का कंसंट्रेशन बराबर 1, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन केसी के एक्सप्रेशन में क्या लिया जाता है, 1, ठीक है। अब देखो, इसका जब डेल्टा एन निकालोगे तो प्रोडक्ट में 1 मोल और ये भी क्या है 1 मोल, 2 मोल, और माइनस क्या हो जाएगा 0, वो लेना नहीं है, तो बस 2 आया, यूनिट ऑफ केसी बराबर मोल पर लीटर पावर 2, है ना, यानी मोल का भी स्क्वायर कर दो, लीटर का भी -2 कर दो, ठीक है। ये यूनिट ऑफ केसी, ये हमारा रिसर्च बेस्ड है, पूछा हुआ सवाल है IITs का, वहां तो कुछ ना कुछ पेंच लगाने के लिए ही पूछता है, देखना चाह रहा है बचवा को ये पता है कि नहीं पता है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये काम देगा। कितना आसान है यार, सोचते ही नहीं हो तो। अब तो फरवरी से बच्चा सब करने लगा, रुकिए ना सर, आप भी ना बड़ी परेशान करते, मार्च के बाद पढ़ेंगे ना, होली के बाद। जो कहा देखिए सही कहा, देखिए आपके समर्थन में एक आदमी और, पढ़िएगा 12th में, पढ़ना जिंदगी भर पड़ता है। नहीं तब उसका लेना है खाली वही दोनों को, और वो आपको करना कुछ नहीं है, वो लिखा ही रहता है ना, ब्रैकेट में लिखा रहता है सॉलिड लिक्विड, और एक्वा सोल्यूशन रहेगा तो ब्रैकेट में एक क्यू लिखा रहता है।
सबसे पहले मोबाइल खरीदा होगा तो चलाना जाना होगा तो कितना पापा मम्मी खुश होते होंगे कि अरे बेटा है तो कुछ खोज लेता है मोबाइल पे, कुछ खोज लेता है, जो कहिए सब खोज दे। जिस दिन पहली बार कोई बिल पेमेंट कर दीजिएगा मोबाइल से, अरे वाह यार तू तो राजा इंजीनियर होने का क्या जरूरत है अब ऐसे ही हाँ बैठले बैठले सब हो जाएगा, है ना। गांव में भी कहेंगे कोई बात नहीं बेटवा को बोलो ना जा करके ऑनलाइन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हुआ करता था पहले, किसी को पैसा देने जाना है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है। एक दूसरा तीसरा का रिलेटिव में बच्चा मोबाइल लेकर के दिन भर गेम खेलता है, उसके पापा को बोले कि इसको थोड़ा मोबाइल वाल थोड़ा कम दीजिए, मतलब कि सजेशन के रूप में सॉफ्टली ही, हम तो ऐसे भी हार्ड नहीं हैं। पापा ही रिएक्ट कर गए, नहीं नहीं बढ़िया तो है, दिमाग डेवलप होता है, देखिए उसको क्या नहीं पता है कुछ, देखिए खोज सब खोज देगा। ये 6-7 साल का लड़का है, सब खोज देगा मोबाइल पे, बाबूजी खुश। हाँ तो हम कह ना तो 5G वाला इसको देना होगा, तो जल्दी खोज देगा। इस बात को 2 साल हुआ, ये सब लॉकडाउन में हो रहा था तो 2 साल हुआ था। अब पापा के बजाय मम्मी कहती हैं कि अब तो पढ़वे नहीं करता है, दिन भर मोबाइल देखते रहता है। बाबूजी क्या किए, कुछ दिन उसका मोबाइल लेके पटक दिए, तो मम्मी को नुकसान हो गया, क्योंकि मम्मी वाला मोबाइल ही तो बचपा के पास रहता है। ये हाल फिलहाल की घटना है पटक देने वाला तो हाँ मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी है। अब वो क्या करेगा, बचवा जो है जिसका आदत लगे ले कोना पकड़ के बैठल रहेगा, ये भी देख के तो ठीक नहीं लगता है कि बेचारा हो गया एकदम से, अभी इसको कुछ करना होगा। लो तू खुश रहता है भाई मोबाइल देख के, तू देख जा रहे हैं एगो दुकान और बगल में खोल ही देते हैं। यही से सोचते हैं ना बाबूजी, कैसे सोचते हैं कि थोड़ा और बड़ा कर देते हैं धंधा को, लगता है ये भी हमारे साथ ही में आएगा। अब उस बच्चे से उनकी आशा क्या हो गई, 8वां 9वां में जाते जाते दुकान मंगवाना शुरू कर देंगे, खाना लेते आना, तो जानेंगे कि फ्यूचर तो यही है। तो खाना जो ढो रहा बच्चा है, इसी सब वजह से है। लोग को लगता रहता है, कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया पे हल्ला करेगा यदि इतना छोटा बच्चा इससे काम कराते हैं, तो परिस्थिति हो गया वैसा। जरा तुम लोग बता देगा क्या, ये भी सवाल है बाबू। CaCO3 देखो सॉलिड लिखा हुआ है, CaO सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है। तो केसी का वैल्यू यूनिट क्या पूछता है, तो बताओ डेल्टा एन क्या लिखेंगे, बताओ तुम ही लोग। 1 - 0, चूंकि इसका लेना नहीं है, इसका लेना नहीं, सॉलिड है, नहीं लेते, है ना। तो इसको सपोर्ट में 2 खड़ा कर दिए, यदि कुछ आता है कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल में तो ऐसा वाला रह सकता है। तो 1 - 0 हो गया 1, तो यूनिट ऑफ केसी मोल पर लीटर, मतलब पूछता बस यही है इस रिएक्शन का यूनिट केसी। अब सिखाएंगे एक्सप्रेशन ऑफ केसी, लिख दीजिए। वो आया ही था ऐसे ही फोरकास्ट करके आया है मोबाइल। टीवी में पहले प्रचार आता था, पापा बहुत परेशान रहते थे, बिजली बिल जमा करने जाना है, बेटा बैठल रहता था सोफा पे, हो गया पापा
आया ही उस तरह से। हाँ पहले होता ना कि यहाँ पढ़ते जाता है पढ़ता गांव पैसा लाने के लिए, तो बच्चा का एब्सेंटी ज़्यादा रहता था कि भैया गया है पैसा लाने। अभी जरूरत है ना। बढ़े। एक्सप्रेशन ऑफ केसी। एक्सप्रेशन ऑफ केसी में भी दो चार केस लेके ही समझा देते हैं। केस वन, कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोग लिखना सीख जाओगे। H2 + I2 2HI। बोलो केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखें? HI का स्क्वायर बाई H2 × I2। बोलो लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बोलो ना। केस टू, एक्सप्रेशन ऑफ केसी मतलब केसी इस रिएक्शन के लिए लिखना, यही सिखा रहे हैं। PCl5 टूट जाएगा PCl3 + Cl2 में। वैल्यू ऑफ केसी क्या लिखेंगे? PCl3 Cl2 बटा PCl5। हो गया, है ना। एकदम जैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते वैसे ही केसी का वैल्यू लिख देते, है ना। वैसे ही उससे भी आसान। केस थ्री, देखते रहेगा N2 + 3H2 2NH3। केसी बराबर क्या लिखोगे? अरे बोलो ना साथ में। NH3 का स्क्वायर N2 H2 का पावर 3। केस फोर, अभी जो लिखे थे CaCO3 सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। जानते हो क्या लिखोगे? Kc बराबर खाली CO2, बस, है ना। प्रोडक्ट में गैस CO2 है, सॉलिड के लिए लेना है 1, CaCO3 के लिए लेना है 1, तो कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे लिखे क्या। ठीक है। केस 5, एक वो सॉलिड वाला और बता ही देते हैं। केस नंबर 5, NH4HS सॉलिड, अमोनिया गैस, NH2S गैस। Kc बराबर बोलो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिखना है। प्रोडक्ट में ये दो गैस NH3H2S, नीचे लिखेंगे, इसके नीचे तो बन लेना है, तो लिखेंगे ही नहीं। तो हो गया केसी का एक्सप्रेशन। केसी का एक्सप्रेशन, इस सब पर ध्यान देना है, ये स्पेशल कैटेगरी वाला है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड में जो दो गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अमोनिया और H2S, ये दोनों काफी बदबूदार गैस होता है। अमोनिया का स्मेल आपके बाथरूम के स्मेल से मिलता है, मिलता ही नहीं है, एक्चुअली में अमोनिया का स्मेल ही बाथरूम का स्मेल होता है, क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और वो अमोनिया बन के वेपर बनता है। ठीक है। और H2S भी बहुत बदबूदार गैस है, सड़ा हुआ प्याज की तरह महकेगा या सड़ा हुआ अंडा की तरह महकेगा, है ना। कितना खराब महकता है सड़ा हुआ अंडा H2S के वजह से। लिखिए जल्दी से।
लिखो। अब देखो लिखेगा ना, तुम्हारे लिए रुकते हैं, आपस में बतिया रहे हैं, बन रहा है। बदमाशी करता है। दो वो चीज बन रहा है वहाँ, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट तो शायद बन गया है, चल रहा है। हाँ चल रहा है। नहीं नहीं, नेशनली नहीं, एयरपोर्ट तो चल ही रहा है, एम्स बनने वाला है दरभंगा में। हवाई जहाज उतरने लगा है, अब दिक्कत नहीं है साउथ। कि बचपन में रहते हो ना तो सोचते हो कि हवाई जहाज चढ़ा है, कमाने लगोगे तो सोचोगे कि चढ़ने में कुछ बात ही नहीं है। उतना बिजी हैं आप कि 1 घंटा में कलकत्ता पहुंच जाइएगा तो कुछ कर लीजिएगा, चाहे एक रात में पहुंचे चाहे 1 घंटा पहुंचे, आपके लिए तो बात बराबर है। तो उसके लिए है कि जिसको समझ नहीं है 1 घंटा में वहां पहुंच जाना है, फिर समय में वापस आ जाना है, बहुत जरूरी काम है, उसके बिना नहीं हो सकता यहाँ। और ये इस एक जर्नी का ट्रांजैक्शन उसका 1 लाख का होगा, वहां जा इसलिए रहे कि लाख रुपए का डील करना है, तब तो वो सस्ता है। अब जा रहे हैं ऐसे ही, कोई काम ही नहीं है, तो बढ़िया है, बैलगाड़ी से जाइए, मजा आते रहेगा 2-3 दिन तक, है ना। बैलगाड़ी जो चलता है उसी से चल जाइए। देखिएगा, इक्विलिब्रियम दो टाइप का, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बाबू सुनेगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में होता है, यानी एक ही फिजिकल स्टेट में होता है। जैसे केस नंबर 1 2 3 लिख रहे थे, उधर वाला भी सब गैस था, प्रोडक्ट भी गैस था। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट जो है ना अलग अलग हो, कोई सॉलिड हो, कोई गैस हो, कोई लिक्विड हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो जो केस बना रहे थे 1 2 3, ये तीनों होमोजीनियस इक्विलिब्रियम था। और चौथा केस और पांचवा केस जो भी बना था वो दोनों हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। इफ द फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम established in between reactant and product are in same physical state। सेम फिजिकल स्टेट को ही किताब यदि पढ़ते होगे तो फेज लिख देगा, फिजिकल स्टेट और फेज नोन एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम।
known as homogeneous equilibrium. If the phenomenon of equilibrium established in between reactant and product are in different physical state or phase, it's known as heterogeneous equilibrium. Known as heterogeneous equilibrium. Example: nitrogen gas, hydrogen gas, 2NH3 gas. C2H5OH liquid, CH3COH liquid, CH3CO, C2H5, है ना, ईस्टर बन गया, है ना, इथाइल इथानोएट प्लस H2O. दस नंबर का नोमेनक्लेचर पूछा था आज बिहार बोर्ड में, उसमें वो था. CH3 रहता था, मिथाइल इथानोएट. देखो यहां पर, ओहो लिक्विड लिखना भूल गए, लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड, सब लिक्विड है, सब गैस है. तो इक्विलिब्रियम को होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे. और यदि वैसा वाला है, पूरा महकने वाला, NH4HS सॉलिड, अमोनिया गैस, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, H2S गैस, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस, है ना. तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे. होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम. लिख दे भाई, लिख दे, वो तो मिलता ही रहता होगा, रूम पे नहीं बुलाते उसको रूम पे बुलाओ यार, चाय ताय पिला करके अपना खा.